मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 11वां भाव वैसे तो देशी भाषा में उसे लाभ कह दिया जाता है, परंतु ये पापक भाव कहलाता है। और 11वें भाव से क्या क्या देखते हैं? ग्रुप्स। किसका ग्रुप्स? फ्रेंड सर्कल्स का ग्रुप। जैसे आपका फेसबुक पे बना लेते हो, इंस्टाग्राम से बना लेते हो, है ना, या और जहां जहां भी आप बना पाते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप बना लेते हो। फ्रेंड्स, सोशल अवेयरनेस, होप्स, आशाएं एंड विशेस, इसको आप फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी कह सकते हो, या इसे आप एक्सपेक्टेड गेन भी कह सकते हो, टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो। बड़े भाई बहन, जो आपसे आयु में बड़े भाई बहन होते हैं, वो भी 11वें भाव से ही देखे जाते हैं। ये 11वां भाव है। कुल मिलाकर के दो चीजों को ज्यादा याद किया जाता है 11वां भाव। वो तो एक गेन के लिए, और एक एक्सपेक्टेड गेन कह लीजिए या गेन कह लीजिए आप, और एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 11वां भाव कमजोर होगा तो उसकी इच्छा पूर्ति कभी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है और उसको काफी कमियां महसूस होती रहती हैं। उसको काफी कमियां महसूस होती रहती हैं। उसको लगता है कि मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। ज्यादा मेहनत करने पर भी लाभ ना मिले तो समझ लेना चाहिए 11वें भाव की प्रॉब्लम है। वैसे ऋषि इस भाव को पापक भाव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पाप जनरेट होता है। पाप, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, जनता का काम करते हैं और जनता का काम बिना पैसे लिए, बिना रिश्वत लिए नहीं करते, तो समझो ये 11वां भाव है। पर कलयुग में 11वें भाव को बहुत अच्छा भाव माना जाता है। जितना ज्यादा एक्टिवेट होता है, उतना ही कहा जाता है कि ये ऊपर का पैसा कमाने में ज्यादा मतलब चतुर है। कुछ लोग ऊपर की कमाई करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो गलती से उनके साथ कोई ना कोई बहाना आ जाता है, जिसके कारण धन साइड से निकल जाता है। इसलिए उन्हें कई बार फील होता है कि मैं इतना कमाता हूं पर बचता नहीं है मेरे पास। इसी तरीके से अगर ये कमजोर होने की मैं बात बता रहा हूँ, अगर 11वां कमजोर हो तो वो इधर उधर से कमा भी ले तो कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, अगर वो कंपनी में काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है और मालिक के साथ हेरा फेरी कर रहा है, तो भी 11वां भाव देखने की जरूरत है। 11वां भाव ज्यादा उस्ताद होता है, मतलब आदमी को पाप जनरेट करा देता है कई बार। यानी कि लालच में आदमी को बहला फुसला करके 11वें भाव के माध्यम से पाप जनरेट कराने का कार्य करता है। कोई लोग अपने कर्म से ज्यादा धन कमाने की सोचते हैं, बिना मेहनत के धन कमाने की सोचते हैं, जिनमें पाप प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए 11वें भाव में कलयुग के अनुसार राहु ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह उत्तम माने जाते हैं। पर किस मामले में उत्तम, ये जरूर ध्यान देना चाहिए। उत्तम कभी भी हमें ना पूरी बात समझनी चाहिए ज्योतिष में। जैसे कई बार जल्दी जल्दी में बोल जाते हैं भाई शनि राहु मंगल 11वें में उत्तम, और नया स्टूडेंट इस चीज को लेकर के बड़ा गंभीरता से लेता है और वो उत्तम लाइफ के हर कॉर्नर से समझता है। नहीं, सिर्फ किसी से पैसा निकालने में ये लोग बड़े अच्छे माने जाते हैं, पर और मामलों में उत्तम की कोई गारंटी नहीं है, लाइफ के और चीजों के मामले में। तो इस भाव को प्रेडिक्ट करते समय या जज करते समय बड़ा सावधानी की आवश्यकता होती है। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं है? गुरुजी, अगर 11वें भाव में राहु, आवाज कट गई, कौन बोल रहे हैं?
गुरुजी नमस्कार, ललित बोल रहा था। अगर 11वें भाव में राहु है हाँ हाँ, फिर क्या होता है जी? ये बेईमानी का प्रतीक होता है कि ऐसे व्यक्ति को बेईमानी से, कमीशन खोरी से पैसा लेने में कभी फरेज नहीं होता। सिर्फ बात इतनी है। प्लानिंग बड़ी अच्छी बना लेता है, पैसा कमाने की प्लानिंग बड़ी अच्छे दिमाग में होती है। इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरा, झूठ बड़ा अच्छे से बुलवा लेता है वो व्यक्ति को। झूठ बोल करके अपने पैसा बचाने में बड़ा आनंद फील होता है, ये चीजें। पर वैसे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। धन्यवाद जी। जी। सर ये हाँ गुरुजी, हाँ हाँ, आवाज कट गई। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ जी गुरुजी, अगर जैसे मेरा 11 तो उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, खाली है मतलब। बात नहीं, सवराली ज्योतिष में ना ये ध्यान रखना हो, अगर किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है ना, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। सिंपल अगला स्टेप पकड़ लिया करो कि भाव का लॉर्ड देखो कहाँ गया, कि वो केंद्र में है या त्रिकोण में है। सिंपल, ठीक है ना। 11वें भाव का लॉर्ड देखिए कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि 11वें भाव का स्वामी जिधर भी बैठता है उस भाव में भी थोड़ा पाप छोड़ देता है। पाप में थोड़ी बेईमानी छोड़ देता है ना। जैसे पंचम में चला जाए किसी का 11वें का लॉर्ड, तो क्या करेगा वो? प्रेम में बेईमानी करने लग जाता है, प्रेम में चीटिंग कर देता है। 11वें भाव की युति सप्तम से हो जाए तो वैवाहिक संबंधों में वो चीटिंग पैदा कर देता है। हाँ, वहां चीटिंग पैदा कर देगा। अगर वो नवम में हो गया तो धर्म में चीटिंग पैदा करेगा। धर्म में चीटिंग कैसे पैदा करते हैं कि साहब मैं सिर्फ मंगलवार और शनिवार को शराब नहीं पीता, और वो दिखाते ऐसा है कि भाई मेरे जैसा धार्मिक आदमी कोई नहीं है। दूसरी बात, दिन भर बेईमानी करेंगे, फिर बड़ा धर्म कर्म कीर्तन करेंगे और फ्रॉडपने से काम कर देते हैं कई बार। तो ये चीजें, वैसे तो ज्योतिष में बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए। अभी शुरुआत में कोई भी कंसेप्ट को पक्का नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्विस्ट आते रहते हैं ज्योतिष में। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ ट्विस्ट आते हैं, है ना। जैसे कोई दृष्टि संबंध है, कोई बैठा है, कोई और है, कोई उसका अपोजिट प्लेनेट पावरफुल हो गया, तो उसके कारण कई बार चीज वो रिजल्ट नहीं आते जो हम बेसिक में समझाते हैं। सिर्फ बेसिक में तो हमें आपका बेस वो कंप्लीट करना होता है कि राशियां बताएं, आपको भाव बताएं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा कारक समझाएं। ये सब चीजें हम बताते हैं बेसिक के अंदर, ताकि व्यक्ति एक चीज को पकड़ना शुरू कर दे, बस ज्योतिष को धीरे धीरे समझना शुरू कर दे। और हमारे देश में समस्या यही है कि बेसिक को ही इग्नोर सबसे ज्यादा किया जाता है, बेसिक को ही सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। और अब ये कमांड 21 तारीख से हमने उर्मी गुप्ता जी के हाथ में दी है बेसिक को पढ़ाने की, क्योंकि मेरा ये मानना है जो बेसिक पढ़ाने में कामयाब हो गया, मैं बेसिक को सबसे ज्यादा टफ मानता हूँ। बेसिक सबसे ज्यादा टफ विषय होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्कुल नए होते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं और सीखने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, और कई बार ये क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत हाई होता है। तो उसके साथ कोप अप करने में कई बार टीचर को बड़ी परेशानी आती है कि उसको बड़ी सहज भाषा में सरलता से नए स्टूडेंट के कंफ्यूजन भी दूर करने होते हैं और इस सब्जेक्ट को भी आगे बढ़ाना होता है। तो सवराली, ये थोड़ा सा हमारे देश में चिंता का विषय जरूर बनता है। और आजकल नया स्टूडेंट ये भी सोच लेता है कई बार कि भाई यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, नो डाउट, और वो टुकड़ों में बताया जाता है, और कई बार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं बताया जाता, किताबी ज्ञान ज्यादा देते हैं। हाँ जी, वो तो है। नहीं, आपकी क्लासेस तो बहुत बहुत ज्यादा मैं उम्मीद करूंगा कि अब आगे तक ही अच्छी क्लासेस रहेंगी, इसलिए मैंने बीड़ा उठाया। आपको मालूम होगा मैंने काफी लंबे समय तक जो ये नहीं पढ़ाया था फाउंडेशन कोर्स, और मैं आदी हो चुका था लाइव क्लास में सिर्फ या तो डिविजनल चार्ट्स पढ़ाने हैं या और रिसर्च क्लास पढ़ानी है, उस तरह के कोर्सेज ही मैं कराता था एडवांस। फिर जब मैंने ऑनलाइन शुरू करने की कोशिश करी तो मेरा दिमाग आया कि मैं नए स्टूडेंट्स पकड़ूंगा, जिससे वो बेसिक को अपने हिसाब से सिखाऊंगा
और आगे तक लेकर के जाऊंगा उन लोगों को, ताकि कुछ अच्छे लोग तैयार हो पाए जिस जो पक्के रूप से ये कह सकें जी हाँ हमने वहां से सीखा है। हमारे गुरुजी सुनील वशिष्ठ जी हैं, चाहे रात को अंधेरे में ही कहें, चुपके से कहें कि किसी को ना पता चले, पर कहें तो जरूर। कहते हैं वो उसकी आत्मा तो कहेगी कि हाँ भाई कहीं से तो सीखा, अच्छे से सीखा है। तो ये चीज मैं चाहता था और उस चीज में अब हम कामयाब होते दिख रहे हैं कि अब देखिए कुछ पुराने लोग बड़े अच्छे जो मेरे साथ बेसिक से चले थे और वो काफी आगे तक आ गए हैं, उनकी पकड़ भी मजबूत हुई है। तो वो नो डाउट सब लोग अपने कर्मों से सीखते हैं। मेरा अपना मानना है, अपनी श्रद्धा से सीखते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा सीख जाता है और उतना ही सीख जाता है जितना अच्छा प्रेम पूर्वक सीखना चाहता है ना। चोरी से, फरेबी से, चालाकी से ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो कोई नहीं सीख पाता है और आज तक सीख भी नहीं पाया है। वो उसको सिर्फ वहम रहता है कि मैं सीख गया, पर वो कभी किसी की कुंडली देखेगा तो उसको फलित समझ में नहीं आएगा। फलित इज टफेस्ट सब्जेक्ट। ज्योतिष का फलित सबसे टफेस्ट मानता हूं मैं, और उसी के जो टीचर की कमी है, वरना तो जगह जगह हैं टीचर्स, जगह जगह आपको गली गली में टीचर मिल जाएंगे ज्योतिष के। बस फलित पढ़ाने में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट्स की वो चीज। और मेरे ही एक हमेशा से एक आदत रही है, मैं स्टूडेंट्स की कुंडली पकड़ता हूँ सिर्फ एक चीज पैदा करने के लिए कि उनमें एक विश्वास पैदा हो। ये सब्जेक्ट ये नहीं है कि केवल सुनील जी को ही आ गया, हर आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और इन्होंने तो हमारी कुंडली उठाई है, इन्हें तो पता भी नहीं है, या मेरे रिलेटिव की कुंडली उठाई है, इन्हें ये बेचारे जानते भी नहीं है। क्योंकि मैं जब शुरू शुरू में था तो कुछ लोग कहते थे कि ये ज्योतिषी लोग है ना सिर्फ तुक्के को फिट करते हैं, ये घटना पकड़ लेते हैं चेहरे का हाव भाव देख करके और फिर जो बताते हैं वो इनका साइकोलॉजिकल मेथड है और ये बोगस सब्जेक्ट है। तो ये चीज जब तक एस्ट्रोलॉजर्स के दिमाग से नहीं निकलेगी तो वो आगे तक इस सब्जेक्ट के साथ मतलब मैं कहूँ न्याय नहीं कर पाएगा। एक अच्छा स्टूडेंट जब ही न्याय कर पाता है इस सब्जेक्ट के साथ जब उसका कन्विक्शन लेवल बहुत मजबूत हो। और कन्विक्शन जो आता है वो आता है इस तरह से कि जब हम रैंडमली किसी की कुंडली उठाते हैं और कहते हैं आपके ये चार्ट में ये गड़बड़ है और ये ठीक है, इससे ये होता है और इससे ये होता है। सिर्फ हो सकता है मेरे शब्द अलग मिले, मेरी लाइनें अलग मिले, पर मैं नियर अबाउट उसके काफी अधिक बताता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को विश्वास हो ज्योतिष के सूत्रों पर कि भाई सूत्र जो हमें पहले बताया गया और उसी सूत्र को लगाया गया, उस सूत्र को लगाने से 70 to 80% जो फटाफट देख के बताया गया है मैच कर गया है। फिर वो जितना डेप्थफुल चलते जाते हैं वो हो जाए। एक बार हमें स्टूडेंट्स में विश्वास जगाना होता है कि यस ये सब्जेक्ट आपके लिए बना है, बिना जाति के, बिना मजहब के, इन सब से ऊपर उठ करके मानव कल्याण के लिए ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट मानवता के कल्याण के लिए। आप गीता पढ़ो ना पढ़ो, आप पुराण पढ़ो ना पढ़ो, पर अगर ज्योतिष को आपने गहराई में पढ़ लिया है तो फिर आपको इनकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती। और मेरा तो एक ही डायलॉग है कि जब आप ज्योतिष में सीखते हैं, ज्योतिष में घुसते हैं, तो आपको किसी साधु संत बाबा जी की जरूरत नहीं है उनके प्रवचन सुनने की। इससे बढ़िया प्रवचन, ज्योतिष से बढ़िया प्रवचन कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप नशा करते हो तो ज्योतिष से बड़ा नशा नहीं है, यह अफीम की तरह का नशा है। आप जो है अगर 70% इस सब्जेक्ट को पकड़ गए तो आप बिना किताब पढ़े आपको नींद नहीं आएगी, ये हालत हो जाएगी। जैसे एक, और जब तक वो ज्योतिष पे चर्चा किसी से नहीं कर लेगा उसको चैन नहीं आएगा। जैसे एक पक्का सेल्समैन आते जाते उठते बैठते अपने प्रोडक्ट की बात करता है, ये सब्जेक्ट भी
आने के बाद चाहे आ जाए 50-60% ही, वो उठते बैठते चलते फिरते सब ज्योतिष ही दिखाई देता है। इवन उसको बर्तनों में ज्योतिष दिखाई देगा, इवन उसको टेबल पर ज्योतिष दिखाई देगा, इवन उसको खाने में ज्योतिष नजर आएगा, उसको सोने में ज्योतिष नजर आएगा, लाइफ के प्रत्येक भाग में उसको ज्योतिष नजर आएगा। उसका दुनिया को देखने का प्रोस्पेक्टिव ही बदल जाएगा। आप ये समझ लीजिए, इतना शानदार विषय है। इस विषय के बारे में और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, ये नहीं। और मैंने हमेशा बेसिक कोर्स को बहुत ही सस्ता कह सकते हो आप। इवन अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेंगे तो भी मैं 3,000 रुपये लेता हूँ कम से कम, और फेस टू फेस जो हमारे नए क्लाइंट होते हैं मैं 3900 रुपये फीस लेता हूँ। और 15 दिन का क्लास का हमने अब की बार, पहले मैं 3,000 रुपये रखता था, अब 2100 कर दिया है, उससे भी कम रेट रख दिया है। सिर्फ एक ही टारगेट है, कुछ अच्छे लोग जुड़े और उनके दिमाग में ये ना हो कि भाई ये जो है ना महंगा कोर्स है, हम नहीं कर सकते। और वो भी 15 दिन की क्लास, और पता ही हमारी तो 15 की 16 होते, देने लगती और 17 नहीं लगती। मैं देख रहा था हमारी लव मैरिज एंड रिलेशनशिप की जो क्लास चल रही है उसके 18-19 क्लास हो चुकी है। 15 का वादा था और अभी तो समाप्त की तरफ मैं मतलब सोच भी नहीं रहा, दिमाग में भी नहीं आया कि भाई अभी समाप्त कर दिया जाए इसको तुरंत, कि 15 क्लास गिन करके। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से हमारा हम लोग दिल से पढ़ाते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे उर्मी गुप्ता जी जो हैं, पहला जो दिया है जिम्मेवारी, वो मातृ शक्ति को ही दी है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों के भी कोई जानकार है तो आप उन्हें बताइए कि 2100 रुपये में कोर्स शुरू हो रहा है, और इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। और उर्मी जी तो पढ़ाएंगी। शुरुआत में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, और मैं जो है कोशिश करूंगा मैं ज्योतिष की फिलॉसफी को समझाने के लिए, ये ज्योतिष है क्या वास्तव में, ये आया कहाँ से कैसे। कोई स्टोरी नहीं, भृगु जी ऋषि वाली स्टोरी नहीं, सिंपल सी बात। पर ये एक्चुअल में क्या है, एस्ट्रोलॉजर क्या है, पर्सन करता क्या है, और इसका कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, कार्मास की थ्योरीज क्या है। हेलो, नमस्कार सर। जी मैं सर क्लास में, मैं सर बताइए। गुरुजी क्लास कब है, कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? गुरुजी मैं पूछ रही थी क्लास आपकी कब से है जो 21 मुझे सितंबर, आज हो गई 14 तारीख, मात्र 6 दिन बचे हैं। 21 तो तारीख को मतलब किस टाइम पे होएगी? सेम वो एक्चुअली मेरे वो वास्तु वाली भी चल रही है ना क्लास। 7:30 बजे का ये हमारी क्लास होगी। नहीं, वास्तु वाली सैटरडे संडे है, ये मंडे टू फ्राइडे होगी। अच्छा, ये पूरे वीक में है, ओके। पूरे वीक में है। और कोई आपके रिलेटिव या कोई दोस्त अगर जिनको ज्योतिष पसंद है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा सुनहरी अवसर नहीं मिलेगा, है ना। अगर कोई दोबारा रिपीट करना चाहता है तो भी कर सकता है, जैसे भी है। और है ना, पेमेंट बहुत छोटी सी पेमेंट है, तो ये करके कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए 11वां चैप्टर, अभी एक क्लास कल और लेंगे हम 12वें चैप्टर के बारे में, और कुछ और फंडामेंटल रूल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।